आज की वीडियो में हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक? वेक्टर इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस, इसके रिगार्डिंग जो जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हम लोग को समझनी है। और डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वैथ पर। आगे हम लोग ये पॉइंट्स को पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग ने वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा था ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो वेक्टर्स हैं u और v और उनके बीच में हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि आपने एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस दूसरे को छोड़ा। अब दूसरे को कैसे छोड़ना है? जहाँ पे है वो वहीं पे छोड़ना है। सो आप क्या करोगे, du/dt कर दो। हालांकि डॉट प्रोडक्ट पे तो इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन क्रॉस ये चीज़ आपके जब उसमें आ जाएगी आपके काम में, मतलब आदत में, तो आप इसको फिर क्रॉस प्रोडक्ट में भी नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में इधर उधर लिखने में गलती हो जाती है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों साइड में ये जो डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ, देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ इस राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर कहा जाए आपसे इसको इंटीग्रेट करिए तो देखिए क्या होगा, डॉट वी किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, आप इसे अलग अलग जैसे करोगे तो अलग अलग करने के बाद आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, ये किसका है, इसको आप ये लिख सकते थे d/dt ऑफ u डॉट वी। ठीक, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, वेक्टर बना लीजिए। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो अंडरस्टूड है कि डॉट और क्रॉस दो वेक्टर के बीच में ही लगता है, बाहर कहीं नहीं लगा सकते आप। अब अगर सही से देखें आप, एक तरीके से देखें तो ये जो आपका ऑपरेटर है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे देखिए ये और ये तो इंटीग्रेशन का है, और उसी के रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है। एंड हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब अपोजिट तरीके से आप इसे अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन क्या हो जाएगी, हट करके क्या बन जाएगी, सिंपली u डॉट वी, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में। तो आपको इंटीग्रेशन ऐसे सिंपली जैसे समझते हैं उसको समझना आपको ऐसे है, इंटीग्रेशन एज एन अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट लेकर के सोच के चलना है। तो हम लोग को ये कैसे यहाँ पे रोल समझ में आया, क्योंकि हमको इसका डिफरेंशिएशन याद था, या यू बोली हम लोग को आता था, तो उसका उल्टा हमने सोच करके यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि y इज इक्वल टू वी डॉट वी, ये दूसरा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट था। आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप हैं जो आगे आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको पता है दो सेम वेक्टर का डॉट उसको स्क्वायर में बदल देता है, कैसे? मॉड वी, और दोनों के बीच में कॉस थीटा होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से आप इसे मॉड वी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, मॉड वी का स्क्वायर मतलब कोई कांस्टेंट होगा, अगर यहाँ पे वेक्टर आप लगा दें तो हम लोगों ने 12th में सीखा है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली मॉड हटा करके, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप d/dt निकालते तो देखिए क्या मिल के आता, यानी d/dt ऑफ वी स्क्वायर। इस साइड क्या होगा, ये 2v और dv/dt। ठीक है, dy/dt। और वेक्टर डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सीखा है कि ये जो v/dv/dt होता है आपका, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या होता है, दिस इज़ नथिंग एल्स, ये है क्या, जिसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं v/dv/dt। ओके, ये मैंने डिफरेंशिएशन से इसका उल्टा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ तक ये तो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि ज़रा ये बताइए मुझे, इंटीग्रेशन आप बताइए v डॉट डी वी और डी टी का, ये आपका ओरिजिनल सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तो आपका प्री रिक्विजिट मतलब जो पहले की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करता हूँ, लाइक दिस, इंटीग्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई मैं अंदर करता हूँ 2v/dv/dt, ठीक है, और 2v/dv/dt करता हूँ, तो इसकी प्लेस पर आप v/dv लिख सकते हैं,
या यूँ बोल रहे हैं, आप ये सिंपली बोल रहे हैं कि इसको आप ये लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे हो गया, फिर dv/dt। ठीक, अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ज़रा याद कीजिए, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं ना। और जब ये लिख सकते हैं आप, तो आप सिंपली लिखिए ना, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। जब ये लिख सकते थे तो 1/2 जो आपका बाहर है इंटू 2v/dv/dt, आप इसे जब ये लिख सकते हैं, देखिए आपने इंटीग्रेट किया तो dt यहाँ पे भी तो आएगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, वहाँ पे लिख लीजिएगा आप 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि d/dt ऑफ v², तभी तो आप ये लिख पाएंगे, और dt यहाँ पे, क्योंकि किसी के तो रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, वो तो मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे क्लियरली आप लिख लीजिए। सो अब वापस वही बात आ गई, क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करके नहीं दिखाना है, कट करके नहीं दिखाना है कि आप ऐसे करके कट कर दें, इसको ऐसे नहीं कट करना है। ठीक है, सिंपली क्या करना है आपको, इसकी प्लेस पर सिंपली लिखना है आपको v², हाफ v², और v² यानी मॉड v, मॉड है ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं v.v, जैसा कि पहली लाइन में लिखा। अब इंटीग्रेट आप कभी भी करते तो क्या होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ, ये चीज़ लिखना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने 12th में भी सीखा होगा। ठीक है, होप ये समझ में आएगा दूसरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम लोग ने डिफरेंशिएशन इससे पहले किया था इसका d/dt ऑफ v×dv/dt, इससे पहले की क्लास में क्या है, आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे वही चीज़, एक को डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे को छोड़ना है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो क्रॉस में इसका क्या हो जाएगा, d2, एक बार पहले से डिफरेंशिएशन है, अपॉन dt2, प्लस आप dv/dt करेंगे, dv/dt पहले को करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे। ओके, और हम लोग को पता है कि दो वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स ही तो आएंगे, भले आपने डिफरेंशिएट किया है, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, और सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होता है, थीटा 0 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 आता है, आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल में 0 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हट करके 0 हो जाएगा, इतना है ना, इसलिए हट जाता है। ठीक है, सो ये बचेगा क्या, फिर हमारा बचेगा जा करके हमारा सिंपली इसका जो ये डिफरेंशिएशन है हमारा बनेगा क्या, जो बचा हुआ सिर्फ उतना सही बनेगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, याद रखने वाली यही बात है कि डिफरेंशिएशन जो ये आता है आपका, ये पार्ट जो आता है, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, इसका। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। सो अभी उल्टा मैं बात करूँ तो इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ, आपको जहाँ पे भी ये मिलेगा इस टाइप से, आपको तुरंत ध्यान देना है। इसका इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ किसके, dt यानी t के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली हमको याद है कि ये जो आता है वो कब आता है, जब v×dv/dt का हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तब ये आता है। सो अब देखिए ये वाला फिर से वही काम हो गया जो मैंने बोला था, इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ये, और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए डिफरेंशिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में है, तो इसकी प्लेस पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो सिंपल ये बचेगा v×dv/dt। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको, थर्ड पॉइंट है। इसके बाद चलिए थ्योरम पे चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और ये थ्योरम हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ ली जाए। तो है क्या थ्योरम, सुनते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर v फंक्शन ऑफ t टू हैव व्हाट, टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, मॉड निकालना है, और मॉड कैसे निकलता है, अंडर रूट में i, j और k के कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। कह रहा है मैग्नीट्यूड इज इतना, कह रहा है कि अगर वो v जो फंक्शन है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, जो कि t का फंक्शन है, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा।
है ना। तो इसमें दो शब्द आए हैं, नेसेसरी और सफिशिएंट। इसका मतलब है कुछ, जो नेसेसरी आया है ना, क्या है नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और सफिशिएंट क्या है, सफिशिएंट क्या है, इन दोनों का मतलब पहले समझ लेते हैं। नेसेसरी का मतलब वो चीज़ जिसके बिना अपना काम ना चले। तो देखिए ये जो आपको प्रूफ करना है ये चीज़, इसको प्रूफ करने के तो कई तरीके हैं, है ना। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि वी को हम क्या लें, वी को हम ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट स्केलर वेरिएबल लें, ठीक है, कि कांस्टेंट है भाई मॉड वी निकाले वो कोई कांस्टेंट आ जाए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ज़ीरो ये तो तब भी कभी भी आ सकता है कुछ भी मान करके, है ना। तो इससे क्या कहते हैं, वापस वी को कांस्टेंट लाना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब क्या है कि जब आपके पास ये गिवन आप मानेंगे कि ये मुझे दिया है, तो इससे ये प्रूफ करना कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वो सफिशिएंट कंडीशन है। लेकिन नेसेसरी क्या है, नेसेसरी ये है कि हमें जब वी दिया हुआ है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, जो कि पहली लाइन है, उससे ये प्रूफ करके लाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ हमारे लिए नेसेसरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए तो पहली कंडीशन जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग भी पड़ती है। कैसे हेडिंग डालेंगे आप कि कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये लेट करके चलेंगे क्या, गिवन में जो हमारा v है, v को हम क्या मान ले रहे हैं, उसने बोला ना v को आपको t का फंक्शन मानना है, देखिए ना। और t भी कैसा है, स्केलर है, स्केलर वेरिएबल। जैसे a स्मॉल b को हम लोग कांस्टेंट यानी स्केलर मानते हैं ना, वैसे। लेकिन x y z को हम लोग क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं, स्केलर नहीं मानते हैं, वो प्योर वेरिएबल होता है। तो आपने जब ये मान लिया तो लिख देंगे वेयर t इज़ अ स्केलर वेरिएबल, वेयर t इज़ अ स्केलर वेरिएबल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, ऑल्सो एक चीज़ और है, उसने बोला हुआ है कि इसका मॉड क्या आपको करना है, कांस्टेंट मानना है। क्योंकि मॉड क्या बोल रहा है, देखो बोला हुआ है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, आपको पता है वी डॉट वी क्या होता है, तभी तो आप ये ला पाओगे ना, डॉट लाना आपको। यहाँ पे देखिए वी डॉट वी क्या होता है, मॉड वी का स्क्वायर। और मॉड वी का स्क्वायर इसका मतलब कोई कांस्टेंट ही आएगा। जब वी कांस्टेंट है मॉड, तो वी कांस्टेंट होगा। अब इसे आप जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे तो ये हो क्या जाएगा, अब जैसे लिखेंगे कि डी बाई डी टी ऑफ वी डॉट वी, और उधर भी लगाएंगे डी बाई डी टी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। और इसको आप बखूबी जानते हो कि इसको टू वी डी वी डी टी बोलते हैं, टू वी डॉट डी वी डी टी। हम लोगों ने अभी जस्ट इससे पहले किया, और पिछले वीडियो में तो मैंने बताया बहुत बाकायदे, उसको ज़रूर देखें आप। देखिए यहाँ पे v के ऊपर वेक्टर लगाते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल v लिखा है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे भी लगा देते हैं, और ये यहाँ पे भी सब जगह। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। और आप जब टू तो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, उधर जाकर डिवीजन में जीरो हो जाएगा। तो जैसे जीरो होगा ऑटोमेटिक आपका ये प्रूफ हो गया ना। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन थी कि तब जब आपने उसको क्या लेके चले, इसको आप लेके चले कि कांस्टेंट है। और सफिशिएंट क्या है, इसका उल्टा, मतलब हम लोग ये लेट करके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि वी हमारा क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए अब क्या है, कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें हम लोग क्या, वही जो मैंने पहले बोला, इसको हमें लेट करके चलना है कि इफ़ वी डॉट डी वी डी टी ये जीरो है इज गिवन, देन इट टू प्रूव दैट वी ऑफ टी इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। सो ये प्रूव करना है। सो आप इसे जब लेके चलोगे तो देखिए वी डॉट डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या करिए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, या तो 1/2 का मल्टीप्लिकेशन पहले करें, बात एक ही है। चलिए इंटीग्रेशन में करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देंगे आप विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, v डॉट डी वी डी टी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो ये लिखना मत भूलिएगा, ज़ीरो डी टी। आपको याद है इसकी अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया कि आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि ये फुल्ली आपका बन जाए किसका उस तरीके से जो आप लोगों ने अभी
पहला जाने दूसरा पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, उसको देखिएगा आप। इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो, जीरो तो होता नहीं, क्या होता है, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा, है ना, उसी का डिफरेंशिएशन जीरो आया होगा, है कि नहीं, क्योंकि आप इंटीग्रेशन ऑफ जीरो करते तो जीरो प्लस सी आएगा, तो सी मतलब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड को अगर सॉल्व करें, आपको याद होना चाहिए कि 1/2, ठीक है, 1/2, और क्या होगा आपका, इसे आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dt ऑफ v डॉट वी, या फिर v² लिख सकते हैं, है ना, v डॉट वी ही लिख देते हैं क्योंकि वो जुड़ जाता है dt, और राइट हैंड साइड पे तो कांस्टेंट चल ही रहा है, ठीक। अब इस 2 को उधर राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में हटा दीजिए, इंटीग्रेशन से इसको हटा सकते हैं ना, डिफरेंशिएशन अभी जस्ट सीखा, v डॉट वी, ये वेक्टर है, लगाते रहिएगा। ये 2 कांस्टेंट में गया, 2 इंटू कांस्टेंट हो गया, ठीक। ये अगेन एक कांस्टेंट ही है फिलहाल तो, है ना भाई, 2 और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन एक अनदर कांस्टेंट ही तो बनेगा। और ये क्या, v डॉट वी, ये मॉड ही तो होता है कि नहीं, कांस्टेंट है, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट, यानी इसके बाद आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, मॉड ऑफ v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो भी उधर भी तो कांस्टेंट ही है, तब भी कांस्टेंट आएगा, अब भी कांस्टेंट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 2 आ रहा है, 2 और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमने कांस्टेंट मान लिया, तो इसे आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते थे। सोचिए कैसे, ये जो 2 था ना 1/2, इसे आप इससे पहले ही जीरो में नहीं भेज सकते थे, कांस्टेंट है तो कहीं भी जा सकता है ना, जीरो में मल्टीप्लाई करते पहले हट जाता, या फिर सिंपली आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 इंटू कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट बन गया, है ना। सो देखिए आ गया प्रूफ, आया ना प्रूफ, ये क्या हो गया आपका, मॉड ऑफ वी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट आ गया। तो ये कंडीशन क्या थी, सफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकती है, शॉर्ट में इसका स्टेटमेंट आ सकता है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी होगी, कौन सी कंडीशन सफिशिएंट होगी, ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने और इम्पॉर्टेंट भी है, इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में बहुत सिंपल तरीके से करना है इसको। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये है 2 बार डिफरेंशिएशन, और 2 बारी को एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन रह जाता है, तो वो जो एक बार डिफरेंशिएशन रह जाता है वो तो है ही नहीं इसके पास। जैसे कि हम लोग ने 12th में सीखा था कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करना हो, कुछ लेट करना हो, कुछ मानना हो, प्रतिस्थापन करना हो, सब्स्टिट्यूशन करना हो, तो उसमें उसका डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लिकेशन में दिया होना चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे कैसे करना है, ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं dr/dt का डॉट दोनों साइड में कर लूँ तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये वही है डिफरेंशिएशन जो आपका मल्टीप्लिकेशन में दिया है, और डॉट में दिया है, डॉट में जानबूझ करके लिया हुआ। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी चाहिए आपको कि dr/dt आपने क्या है, दोनों तरफ क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। तो आप डॉट प्रोडक्ट तो उन्हीं के साथ कर सकते हो ना जो वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ लिख दिया, और राइट हैंड साइड में -n² को कॉमन अलग लेकर करके ये जो वेक्टर हमारा r है उसके साथ हमने लिख दिया है। तो अब देखिए ज़रा, अभी क्या 2 का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं दोनों साइड्स में, हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इधर भी आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -n², और इसे कर देते हैं 2। अच्छा मैं इसे इसका प्लेस चेंज करके लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है, r/dt, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप इधर उधर लिख सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, पूरा लिख देंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, लिखिए 2 dr/dt टाइम्स d2r/dt2, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे -2n² कॉमन आ गया, मतलब कॉमन किया तो मल्टीप्लिकेशन में था, बाहर लिख लिया, कांस्टेंट था, तो ये क्या है r/dr/dt, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, इस 2 को, ये जो 2 आपका है इसको अंदर ही रहने दीजिए, यहाँ हटा करके अंदर कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे dt आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था लाइन, ये जो इतना पार्ट है आप इसको देखिए ध्यान से, तो क्या इसको हम ये लिख सकते, देखिए जरा इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, d/dt ऑफ dr/dt का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। r वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ, और बाहर dt। ध्यान से देखिए इसको,
अब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर, और यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 सबसे पहले आगे आती है, आपको पता है। पावर 2 देखिए यहाँ पे 2 आ गया है, फिर पावर में से एक कम होता है तो देखिए यहाँ पे है, फिर वापस से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 यानी ये आ जाएगा, यानी हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, एकदम सही है। अब देखिए यहाँ dt से dt क्रॉस हुआ, इंटीग्रेशन हटेगा तो ये सिंपली क्या बनेगा यहाँ पे dr/dt, है ना, dr/dt का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, इधर भी वही सेम चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे भी क्या है आपका, देखिए d/dt ऑफ, आपको पता है इसको क्या लिख सकते हैं, r.r लिख सकते हैं, जैसे v.v था, याद कीजिए। यहाँ पे भी वही काम, हट जाएगा ये, सिंपली क्या बचेगा -n² r वेक्टर बचेगा ना, r.r बचेगा, सॉरी बचेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। और आप r.r को जानते हो क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, r.r को आप मॉड ऑफ r² लिख सकते हैं ना, या सिंपली r², सिंपली r, क्योंकि मैंने वेक्टर हटा दिया। देखिए यही आपका आंसर हो गया, सिंपल है। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की सहायता लेनी है। ओके, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ये क्वेश्चन तो मैंने प्रूव करके दे दिया, शो करने के लिए दे दिया कि इक्वल टू 10 आपको प्रूव करना है, इंटीग्रेट करना है। आर ऑफ टी क्या है, आर ऑफ टी की दो वैल्यूज़ है, टी इज इक्वल टू 2 पर आर ऑफ टी का यानी फंक्शन ये है, और टी इज इक्वल टू 3 पर आपका आर ऑफ टी ये है। और आपको इंटीग्रेशन करना है 2 से 3 में, और आर डॉट डी आर डी टी डी टी को इक्वल टू 10 लाना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है कि इन चारों में से कौन से आंसर होंगे, 10 दे देगा, 8, 5, 7 कुछ भी दे देगा, उसमें से एक आंसर होगा। तो करने का तरीका समझते हैं। देखिए इंटीग्रेट हमको करना है ना, सिंपली ये करना है, आर डॉट डी आर बाई डी टी ऑफ डी टी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, आपको पता है इसे क्या लिखते हैं, याद है आपको, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, सेम वही प्रोसेस। तो जो आप डिवाइड करोगे इंटीग्रेशन, और 2 का मल्टीप्लाई आप अंदर ही रहने दो। ठीक है, डी आर बाई डी टी, वो प्रोसेस पूरी लिख देंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और ये इंटीग्रेशन 2 to 3 है, तो इसकी प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, पूरी लाइन अच्छे से लिखिएगा, 2 to 3। वैसे आप लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर लिख सकते हैं ना, और ये डी टी से डी टी हट गया, है ना। या फिर यूँ बोले कि इंटीग्रेट आप करने वाले, आर डॉट आर को क्या लिखा जाए, आर टी डॉट आर टी, है ना। और क्या कहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास 12th में सीखा है कि इसे क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट में क्या होता है, आपको लिमिट मिलती है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। सो करना क्या है, देखिए 1/2 जो आपका बाहर है वहीं के वहीं रहने दीजिए, और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता, पता है ना आपको, नो डाउट पता होना चाहिए। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, आर डॉट आर को आप ये लिख सकते हैं r², या सिंपली आर मॉड ऑफ r² लिख सकते हैं, लिख दिया जाए मॉड ऑफ r का स्क्वायर। ठीक है, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हम लोग को लगानी होती है 2 से 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अब ज़रा यहाँ पे जो आर ऑफ टी है, आर टी मॉड लगाया आप लोगों ने, उसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो अब वो कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, इसका मॉड ऑफ टी का स्क्वायर। ठीक है, और 2 से 3। अब देखिए ध्यान से, पहले अपर लिमिट आप रखते हैं, तो अपर लिमिट जैसे ही आप रखेंगे तो आर ऑफ 2 हो जाएगा, और सॉरी 3 है ना ऊपर, 3 आर ऑफ 3, इसका मॉड स्क्वायर माइनस आर ऑफ 2 मॉड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आर ऑफ 3 था यानी टी की वैल्यू 3 थी, तो हमारा जो फंक्शन था आर का, वो क्या था, 4i + 2j + 3k, है ना। और जब 2 थी तो आप, मैंने ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन में, यानी 2i - j + 2k थी। तो चलिए ये रखते हैं, उन दोनों चीज़ों को रखते हैं। आर ऑफ 3 पर क्या था, आर ऑफ 3 पर 4i + 2j और +3k। ठीक है, इसका मॉड लगाना है आपको, और स्क्वायर भी करना है। ठीक है, माइनस R2 पर कितना था, 2i - j और +2k, ये आपका माइनस है मॉड का स्क्वायर। आपको पता है मॉड की वजह से क्या होता है, अंडर रूट में आपके i j के कंपोनेंट के स्क्वायर करते हैं हम लोग, और
उसको ऐड करते हैं, और जो रूट होगा स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। अब आप जैसे रूट और स्क्वायर हटा ही दीजिए, सिंपली जो करना होता है, क्या करना होता है, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसको ब्रैकेट में करिएगा, ठीक है। लाइक 2 का 4 हो गया, और माइनस का स्क्वायर +1 हो गया, और 2 का 4 हो गया, ठीक है। 2 का 4 हो गया +4 ब्रैकेट ऑफ, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे टोटली तो आएगा क्या, 20 आएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। 10 टाइम्स क्या, कितना है 10, ठीक। देखिए प्रूफ हो गया ना, ये तो प्रूफ करना था। सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, और जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी। सो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो अगला पॉइंट है, तो देखिए जो अगला पॉइंट है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। यहाँ पे ऑपरेटर शब्द का मतलब ही होता है कि जो ऑपरेट करे, ठीक है। अब हम लोगों ने वेक्टर्स की बात की है, वेक्टर में आप लोगों को क्या मिलते हैं, कंपोनेंट्स मिलते हैं आई जे के, है ना। आई होता है, जे होता है और के होता है, और ये तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर्स होते हैं, स्टेप वेक्टर्स होते हैं कि आपको तीनों की तीनों एक्सिस पे चलना होता है। मैंने इसके लिए बताया भी है, आप लोगों ने डिफरेंशियल में भी ये चीज़ समझ रहे हो, पार्शियल जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो आप लोग मेरी वीडियो से, वहाँ पे भी आपको पता है जब एक से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल्स हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा, तो उसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है तो पार्शियली करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे होंगे तो डेवर बाय डेवर एक्स लिखेंगे, मैंने बताया था डेवर शब्द का वहाँ पे यूज़ बताया हुआ है। आप अगर वेक्टर हमारा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यानी इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर कैलकुलस ये पढ़ रहे हैं, तो आप ज़रूर डिफरेंशियल कैलकुलस ज़रूर पढ़ें, जो कि आप दोनों चीज़ों को मैच कर पाएंगे, ठीक है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पार्शियली डेवर बाय डेवर एक्स होगा, इसे डेवर बोलते हैं, BEAR सॉरी, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आई कैप इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, प्लस अब क्या करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो जे के साथ वाई आ जाएगा, ठीक, और प्लस के साथ आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जेड लिखेंगे, और आई जे के को लेफ्ट में लिखेंगे, डेवर को राइट में, क्योंकि इसके बाद जो फंक्शन होगा लेफ्ट में लिखा, जो राइट में लिखा जाएगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, और इसी को ही हम लोग डेल बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर डेल बोलते हैं। और इस पर मैंने वेक्टर बना रखा है ना, क्योंकि ये खुद में एक वेक्टर है ना। एक्स और वाई और जेड के इसमें यूनिट वेक्टर्स भी लिए गए, इंक्लूड किए गए आई जे के, इस वजह से ये भी क्या है, एक वेक्टर है, इसे वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर ऑपरेटर डेल, ठीक है। सो इसमें क्या है, ध्यान से ये बात ध्यान रखनी है, इसके बाद जो तीनों पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, होप ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों डेल को ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इलस्ट्रेट मैंने किया अच्छे से आपको। आगे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो तीनों ऑपरेटर्स हैं जो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट, GRAD, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन क्या है, वही जिसमें आई जे के ना हो। लाइक मैंने अगर लिख दिया फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या केवल ये कोई हमने ऐसे ही लिख दिया स्केलर पॉइंट फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब, सो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, ये स्केलर फंक्शन बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डेल फाई कर दूं तो यानी इसे मैं ऐसे लिखूंगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और राइट से फाई अप्लाई हो जाएगा। अब राइट से फाई आएगा तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, आई डेवर बाई डेवर एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई ऑफ फाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड ऑफ आपका फाई, ठीक है। तो ये बन क्या जाएगा आपका, इसी को ही बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेड ऑफ फाई, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑपरेटर है, पहला पॉइंट है
ठीक है, पहला पॉइंट है आपका, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। यहाँ पे वेक्टर क्यों लिया गया है, क्योंकि डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है कि हमें डेल डॉट अगर कर पाए हम, मतलब ये जो हमारा डेवर वाला ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेल, उसका अगर हम किसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर पाएँ, तो आपको पता है अगर ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो आपको फंक्शन लेना पड़ेगा। डॉट और क्रॉस किसी भी फंक्शन के लिए ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर फंक्शन के लिए। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रखोगे आई जे और के। सिंपली, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा इसके इंटरनली पढ़ना नहीं इसे। और आपका जो एफ वेक्टर है उसको आप कह सकते हो कुछ इस टाइप से, f1i प्लस f2j और प्लस f3 के, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है कि आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। और लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, तो लेफ्ट से ऑपरेट हो रहा है, देखिए आई और आई ये तो हट जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ f1 प्लस डेवर अपॉन डेवर y ऑफ f2 प्लस डेवर अपॉन डेवर z ऑफ f3। ठीक, सो ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ f हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ f, ब्रैकेट में लगा देंगे वेक्टर। ठीक, डाइवर्जेंस ऑफ f, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगले अपने तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरे, अब देखिए ये बदल गया किस पे, ये आपका स्केलर में बदल गया। ठीक है, वेक्टर नहीं रहा ये, क्योंकि आई जे के हट चुका है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है, कभी भी स्केलर में बदल देता है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी आपके एमसीक्यू में हो सकता है कि डाइवर्जेंस कन्वर्ट्स अ वेक्टर इनटू स्केलर और वेक्टर, और तीसरा पॉइंट हो सकता है बोथ, और चौथा हो सकता है नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ना डाइवर्जेंस किस में बदलता है, बदल देता है स्केलर में। ठीक है, कैसे ऑपरेट होता है ऐसे। ठीक, आपसे डेल ऑपरेटर डेल की वैल्यू भी पूछ सकता है, 4 पॉइंट दे देगा, उसमें से कोई सही होगा। सही कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। तो ये तरीके हैं बनने के, क्योंकि इससे पहले कभी भी एनईपी का जो ये वाला रूप है, प्रारूप आया नहीं था। तो कोई भी क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन उन्हें बनाने हैं तो क्वेश्चंस वहीं से उठेंगे ना जो आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, तो वैसे बनाएंगे। तो आप वैसे ही उसको पढ़िए, एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। बस कमी है कि आपको एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पता होना चाहिए सारे पॉइंट। और फ़ायदा ये है कि अगर आपने सारा पढ़ा है तो आपको मार्क्स भी पूरे में से पूरे मिलते हैं। थ्योरेटिकल होता था तो उसमें मार्क्स काट लिए जाते थे, क्योंकि लोग पूरा सही से नहीं लिख पाते थे। ठीक है, इसमें टिक वाले हैं, एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम से आप स्कोर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कर्ल। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन कोई भी है उसका हमें कर्ल फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी आपका एफ वेक्टर होगा, और अगर आपने डेल क्रॉस एफ निकाला हुआ है, डेल क्रॉस एफ, जो कि क्या होगा आप जानते हो, डेल की तो वैल्यू आप जानते हो, मैं इतनी बार लिखवा चुका हूँ, डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। आपको इसका क्रॉस करना है किसके साथ, f1i प्लस f2j प्लस f3 के। आपको क्रॉस करना आता है ना, ये तरीका होता है क्रॉस करने का, i j और k, है ना। पहले सबसे लेफ्ट वाला क्या है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड। और क्या फंक्शन मिला आपको, f1 f2 f3। अब आपको पता है जब आप ऑपरेट करते हो तो जब i को छोड़ते हो तो देखिए क्या होता है, ये वाला आपका पार्ट जो होता है कैंसिल होता है ना, इस टाइप कुछ ऐसे कि ये ख़त्म तो ये ख़त्म, बचा कौन, आपकी ये चारों बचे, है ना। तो क्या बनता है, देखिए ये जाएगा, इस पर डिफ्रेंशिएट होगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ f3 माइनस ये होगा, है ना। तो ये इधर जाएगा, तो डेल अपॉन डेल जेड ऑफ f2। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस जे। होप कि आप लोग को 12th का डिटरमिनेंट थोड़ा सा आता है समझ में। इसमें ये लाइन क्रॉस होगी, हटेगी, और पहला रो कैंसिल होगा, तो ये देखिए f3 जाएगा डेल एक्स के पास,
माइनस आपका एफ क्या होगा, F1 जाएगा डेल जेड के पास, ठीक है। और फिर तीसरा जो के है आपका, के कैप है, वो कैसे ऑपरेट करेगा, के कैप की वजह से ये खत्म हो जाएगी, ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी और इधर को खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ये वाली पूरी लाइन बचेगी और ये वाली लाइन बचेगी। तो देखिए डेल एक्स जो जाएगा वो F2 के पास जाएगा, माइनस जो डेल आपका y है वो इसको लेके जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे आप लिख करके, और इससे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में बहुत फेमस तरीका है ये लिखने का, कर्ल ऑफ एफ, ठीक। होप कि ये तीनों के तीनों आपको ऑपरेटर्स कैसे अप्लाई होते हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी ये तो मैंने एक तरीके से डेफिनेशन दी है, आगे हम लोग इसको और अच्छे से अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखिए कि अभी हम लोग के कुछ वर्ड्स है बहुत अच्छे, इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, ठीक है, सॉलिनॉइडल पढ़ना है हम लोग को, और इसके बाद देखिए ग्रेडियंट और कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जैसे ग्रेडियंट प्लस डाइवर्जेंस आ जाता है साथ में, उसके बाद डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ आ जाता है, लाइक तीनों के तीनों एक साथ आ जाते हैं। तो ये जो काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट है, जिनके ऑब्जेक्टिव बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक क्या करना है आपको, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अपने जो नीडीज़ हैं, जो जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जिन्होंने कोचिंग्स ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको आप शेयर करें, ठीक है। और कमेंट करें कि आप अगर इसको पढ़ने के बाद कुछ जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, सो आप उसे कमेंट कीजिए, उसे भी हम लोग आगे कवर करेंगे। और लाइक करें सेशन को, हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बार।